बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल अयाज। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 में टॉपिक स्टडी करेंगे इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंथैल्पी को डिटेल में डिस्कस किया था। आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी स्टूडेंट्स, अगर हमने आपको याद होगा तो हमने कहा था दैट इज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अगर हम सिस्टम को रिवाइज करें, एनीथिंग अंडर स्टडी, अंडर कंसिडरेशन, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज सिस्टम। ठीक है, अगर एक फ्लास्क में हमने केमिकल्स लिए हैं जिनका रिएक्शन होगा और हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो ये जो लिक्विड है या ये केमिकल्स हैं, दैट इज आवर सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम का जितना टोटल हीट कंटेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना मुमकिन नहीं है। ये बात इसी तरह से ही है कि अगर आपसे कहा जाए कि समुद्र में कितने लीटर पानी है, तो क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन अलबत्ता हम ये जरूर कर सकते हैं कि अगर हमने समुद्र में 2 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर जितने लीटर पानी था उससे 2 लीटर अब ज्यादा हो चुका है, यानी हम चेंज बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन को मेजर करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम चेंज इन एंथैल्पी को जरूर मेजर कर सकते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स? जो रिएक्शन होते हैं दैट आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्सोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक कैसे रिएक्शंस हैं? जिनमें हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, सिस्टम से जो हीट है वो निकलती है इनटू द सराउंडिंग। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, और दूसरे टाइप के रिएक्शंस कौन से होते हैं? दैट आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सिस्टम में हीट जब एड अप होती है तो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तभी तो एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है आपको? और इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी? वो कम होगी। इसलिए वो क्या करते हैं? एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, यानी हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू द रिएक्टेंट्स। इस वजह से एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सिस्टम में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट या एनर्जी आप कह लें वो इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में है, क्योंकि यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है, तो H इज फॉर द एंथैल्पी एंड डेल्टा इज फॉर द चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में चेंज इन एंथैल्पी इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो स्टूडेंट्स, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। अगर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगी तो यू कैन से द रिएक्शन वाज एंडोथर्मिक, और अगर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आती है तो यू कैन से द रिएक्शन वाज एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इस सारे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, इसको हम किससे डोनेट करेंगे? डेल्टा H नॉट। ठीक है, दैट इज द साइन फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द चेंज इन एंथैल्पी when certain moles
of reactants in a balanced chemical equation reacts together completely to form products is called standard change in enthalpy of that reaction. ठीक है, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज हम इसे कहेंगे. डेफिनेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि वो एंथैल्पी चेंज जब सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मेंशन है, ठीक है, वो रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएं प्रोडक्ट से. ठीक है, बाय प्रोडक्ट या कोई भी रिएक्टेंट जो है वो बच ना जाए. ठीक है, जिस तरह आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स में पढ़ा था कि एक रिएक्टेंट जो था वो बच जाता था और रिएक्शन स्टॉप हो जाता था, इस तरह का यहाँ पर केस नहीं है. यहाँ पर जितने रिएक्टेंट्स हैं वो तमाम अमाउंट जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट होगी प्रोडक्ट्स में. तब जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दैट रिएक्शंस. अब स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए. सबसे पहले जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करने चाहिए. इससे क्या मुराद है कि अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, H2, उसकी नॉर्मल स्टेट क्या है, गैस है. ठीक है, तो वो गैस में ही एग्जिस्ट करेगा जब वो एज अ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा. और प्रोडक्ट्स, जब प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगी तब भी वो अपनी ओरिजिनल फिजिकल स्टेट में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल वाटर. ठीक है, वाटर नॉर्मली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. अगर आप ये कह लें कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो किस फॉर्म में होंगी, गैशियस फेस में, यानी वाटर के वेपर्स आ रहे हैं, तो उस केस में आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को नहीं कैलकुलेट करें. स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब रिएक्टेंट्स और बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी जो फिजिकल स्टेट्स में मौजूद हों, जो उनके ओरिजिनल स्टेट्स हैं उनमें, जो यूजुअल स्टेट्स हैं उन्हीं में मौजूद हों. तो उस रिएक्शन में हम क्या कहेंगे कि हम क्या कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. और दूसरा फैक्टर जो है दैट इज रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करना चाहिए इन स्टैंडर्ड कंडीशंस. स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या हैं, बेसिकली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए, T इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना होना चाहिए, P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर. इन कंडीशंस पे जब रिएक्टेंट्स कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अब इन सारी कंडीशंस में जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम कह सकते हैं दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज. आइए इसके लिए एक एग्जांपल से फर्दर एक्सप्लेनेशन करते हैं. अब यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, अब इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस, तो ये गैस में एग्जिस्ट करेंगे. हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरह से. नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई आपके पास. अब हमने कहा था कि इनकी जो स्टेट्स होती हैं वो इनकी स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए. हाइड्रोजन दैट एग्जिस्ट एज गैस, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वाटर एज लिक्विड. ये कंडीशंस पूरी होगी. सेकंड हमारी क्या कंडीशन थी, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, इट्स मीन कि यहाँ पर टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर. अब स्टूडेंट्स, जब 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water, तो इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आई उसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज डेल्टा H is for the enthalpy of change in enthalpy of this reaction. इसकी वैल्यू क्या है, -285.8 किलोजूल पर मोल. इट्स मीन स्टूडेंट्स कि यूनिट ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन दैट इज किलोजूल पर मोल.
आपने जब भी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है तो यूनिट किस यूनिट में करेंगे, किलो जूल पर मोल में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने देखा यू कैन से डेल्टा H इज इक्वल टू -285.8 किलो जूल पर मोल, दैट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, सारी कंडीशंस फॉलो अप होगी। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि रिएक्शंस बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कई में जो रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्ट करके एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। कई रिएक्शंस होते हैं उसमें कंबस्शन हो रही होती है रिएक्टेंट्स की, और इसी तरह से कई रिएक्शंस उसके अंदर एटोमाइजेशन हो रही होती है, यानी कि जो हमारा एलिमेंट है वो एटम्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। इन रिएक्शंस की डिफरेंट टाइप्स की वजह से हमने एंथैल्पी की भी डिफरेंट टाइप्स को डिफाइन किया है। आइए फर्स्ट जो टाइप है उसको डिफाइन करते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा H इज फॉर द चेंज इन एंथैल्पी, और ये जो नॉट है दैट इज फॉर स्टैंडर्ड, एंड F इज फॉर द फॉर्मेशन। इस एंथैल्पी चेंज को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, द एंथैल्पी चेंज occur when heat is absorbed or evolved when 1 mole of the compound is formed from its elements is called enthalpy of formation, delta HF. You can also write as when the heat is absorbed or evolved when 1 mole of the compound is formed is called the enthalpy of formation, delta HF से हम इसे डिनोट कर रहे हैं। अब इसकी हम एग्जाम्पल से इसे मजीद समझते हैं कि जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट, अब मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोडक्ट बनती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू फॉर्म बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट थे, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, हमारे पास कंपाउंड बना है, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है, दैट इज 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, और इसके लिए डेल्टा HF की वैल्यू हमारे पास आएगी -692 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर कंडीशन स्टैंडर्ड होंगी, टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर शुड बी 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर हम इनकी स्टेट्स भी देख लें, मैग्नीशियम शुड बी इन सॉलिड स्टेट एंड ऑक्सीजन शुड बी इन द गैसियस स्टेट, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड पे आपके पास सॉलिड स्टेट में आना जरूरी है। ठीक है, इनकी फिजिकल स्टेट्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मैग्नीशियम है वो सॉलिड में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे एज अ सॉलिड ही लें, और तब जब रिएक्शन होगा तो जो हीट एंथैल्पी चेंज आएगी तो उसको हम कहेंगे दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम कार्बन की अगर एग्जांपल लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो ये ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास डेल्टा HF की वैल्यू आएगी -393.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर अगेन हम देखेंगे कार्बन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन गैस में, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड में गैस में एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशंस यहाँ पर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम टाइप ऑफ एंथैल्पी चेंज देखते हैं। सेकेंड टाइप है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा H
नॉट फॉर स्टैंडर्ड एंड 80 फॉर एटोमाइजेशन। अब आपको इनके लेबल से ही इंडिकेट हो रहा है कि दैट इज एंथैल्पी चेंज ऑफ एटोमाइजेशन है। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed from its element is called एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। मैं इसका जस्ट सिंबल लिख रही हूं, दिस थिंग। वो आपसे क्या कह रहा है कि वो अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी एब्जॉर्ब टू कन्वर्ट एन एलिमेंट इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी जो हीट है वो एब्जॉर्ब होगी उसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा एच एटमाइजेशन। इसकी वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एच 80 इज इक्वल टू 218 किलो जाउल पर मोल। स्टूडेंट्स याद रहे डेल्टा एच 80 या फिर आप कह लें कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा एक एलिमेंट को उसके एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक ही होगा। थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टूडेंट्स हम इसको डेल्टा एच स्मॉल n से इंडिकेट करेंगे और नॉट इज फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is when 1 mole of H positive ions, H positive ions हमें कहां से मिलेंगे? From an acid reacts with 1 mole of hydroxyl ions. Hydroxyl ions हमें कहां से मिलेंगे? हाइड्रोक्सिल आयंस कौन रिलीज करता है? बेस रिलीज करता है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम बेस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हमने किससे डोनेट किया है? डेल्टा एच एन, स्मॉल एन है, और नॉट इज दैट इज फॉर स्टैंडर्ड। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हमें डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हेन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। अब उन्होंने कहा H पॉजिटिव आयंस आपको कहां से मिलेंगे? एसिड से। अगर यहाँ पर मैं एसिड जो है HCl लूं, ठीक है, HCl का एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है, साथ ही बेस है जिससे हाइड्रोक्सिल आयंस हमें मिलेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विल प्रोवाइड अस हाइड्रोक्सिल आयन, अगेन दैट इज इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और इससे क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड करेगा और हमारे पास Na पॉजिटिव आयंस, Cl नेगेटिव आयंस और वाटर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। दीज आर ऑल इन द एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। ये आयंस भी एक्वस सोल्यूशन में मौजूद हैं और जो वाटर बना है वो भी एक्वस मीडिया में ही मौजूद होगा। अब इस रिएक्शन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आती है डेल्टा एच एन, उसकी वैल्यू है -57.4 किलो जाउल पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर होता क्या है? एसिड जो है
दैट इज एसिड, दैट इज बेस, एसिड से H पॉजिटिव आयंस आए और बेस से हाइड्रोक्सिल आयन आए और क्या हुआ, वाटर फॉर्म हो गया. 1 मोल ऑफ H positive ions reacts with 1 mole of hydroxyl ions to produce 1 mole of water. बाकी यहाँ पर क्लोराइड आयंस और सोडियम आयंस ये सिंपली वाटर में शामिल हो जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इस रिएक्शन में अगर देखें जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की हमने एग्जांपल देखी है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिर्फ H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयंस ये आपस में रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर HCl में जो क्लोराइड आयन है ये पहले भी आयनिक स्टेट में ही था और बाद में भी आयनिक स्टेट में ही आया है, और यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये भी सोडियम आयन की फॉर्म में है और आफ्टर द रिएक्शन ये सिंपल आयन जो है ये फ्री हो गया है, मतलब कोई इसके अंदर केमिकल चेंज नहीं आया. तो यू कैन से कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी फॉर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि डेल्टा HF की वैल्यू फॉर 1 मोल ऑफ अ लिक्विड फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयनिक कंपोनेंट्स. ठीक है, यानी सिंपल H पॉजिटिव आयंस कोई भी आयनिक कंपाउंड जब देगा और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयंस कोई भी जो बेस है वो हमें रिलीज करेगा, तो उनके आपस में मिलने से हमेशा एक 1 मोल ऑफ लिक्विड ही बनेगा. तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स आप कोई भी एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग ले लें, वीक ले लें, इसी तरह कोई भी बेस ले लें, तो उनकी तकरीबन जो डेल्टा H ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ. आइए फर्दर नेक्स्ट टाइप की तरफ प्रोसीड करते हैं. स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टाइप है, फोर्थ टाइप है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. इसे हम डेल्टा HC से डिनोट करते हैं और यहाँ पर डेल्टा आएगा फॉर द स्टैंडर्ड वैल्यू. तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज द amount of heat that is evolved when 1 mole of a substance completely burned in excess of oxygen at standard conditions is called enthalpy of combustion and it is denoted by delta HC naught. ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब बर्न करता है, ठीक है, उसकी कंबस्शन होती है और फाइनली वो क्या अपने रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाता है, तो इस रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन एंथैल्पी आती है उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा HC, या फिर आप कह लें कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल, हमारे पास एथेनॉल है, इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, जब भी एक सब्सटेंस जो है वो बर्न करता है तो हमारे पास हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, या आप कह लें कि उस सब्सटेंस का जो है वो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनता है. अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जिसकी कंबस्शन हो रही है, कार्बन है, तो कार्बन का रिस्पेक्टिव ऑक्साइड क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसकी कंबस्शन हो रही है, ये कार्बन है, तो कार्बन जो है आफ्टर कंबस्शन कन्वर्ट हो गया है इनटू इट्स रिस्पेक्टिव ऑक्साइड. याद रहे स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर रिएक्शन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बनती तो हम इसे कंबस्शन रिएक्शन ना कहते. ठीक है, जो कार्बन का प्रॉपर ऑक्साइड है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है. यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है दैट इज इन
एक्सेस, ठीक है। इस इक्वेशन को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ से इस तरह से वाटर जो है 3 मोल बन रहे हैं, ठीक है। और अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे, डेल्टा एच सी यानी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर दिस रिएक्शन, वैल्यू हमारे पास आएगी -1368 किलो जूल पर मोल, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो रिएक्शन है दैट इज प्रोसीड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, अब कंबस्टन रिएक्शन के लिए आपने एक चीज याद रखनी है कि जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा फॉर कंबस्टन तो उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंपल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और बननी चाहिए, ठीक है, दैट इज द कंबस्टन ऑफ कार्बन। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम सल्फर लें, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनना चाहिए, ठीक है। जो एलिमेंट है उसके ट्रू ऑक्साइड्स बनेंगे तो हम कहेंगे दैट इज द कंबस्टन रिएक्शन, और इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी आएगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन फॉर द रिस्पेक्टिव रिएक्शंस। लास्ट टाइप है एंथैल्पी की, उसको देखते हैं, दैट इज द 5th टाइप, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसे हम डेल्टा एच और SOL इज फॉर द सॉल्यूशन, नॉट इज फॉर द स्टैंडर्ड, ठीक है। यहां पर इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड when 1 mole of a substance is dissolved in so much of solvent that further heat change is not detectable is called standard enthalpy of solution, ठीक है, for that solution। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है कि जब आप एक सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है। जब ये कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो या तो हीट सिस्टम में से निकलेगी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, या तो जब हम कोई और कंपाउंड सॉल्वेंट में ऐड अप करवाएंगे तो हीट क्या होगी, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिएक्शन क्या होगा, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि जो सराउंडिंग है वो आपको बहुत ठंडी फील होगी और ऐसे कंपाउंड जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद हीट रिलीज करेगा या इवॉल्व करेगा तो यहां पर आपको जो सरफेस ऑफ द बीकर या आपने अगर यहां पर टेस्ट ट्यूब ली है वो क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, ठीक है। ये 2 कंडीशंस होती हैं। अब ये देखें, ये हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन सो मच ऑफ सॉल्वेंट दैट फर्दर हीट चेंज इज नॉट डिटेक्टेबल, यानी सॉल्वेंट की अमाउंट आपने इतनी लेनी है कि जब आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व करें तो जो हीट चेंज आया है वो फर्दर सॉल्वेंट ऐड करने से डिटेक्टेबल ना हो, मतलब कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, जब इसकी हमने हीट ऑफ या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मेजर की तो हमारे पास वैल्यू आती है डेल्टा एच, SOL लिखेंगे, इज इक्वल टू +16.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। वैल्यू पॉजिटिव आई है, इट्स मीन द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यहाँ जो वॉल्स हैं वहां पर आपको ठंडक फील होगी, टेस्ट ट्यूब या बीकर को टच करने से आपको ठंडक महसूस होगी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम फर्दर देखते हैं
सोडियम कार्बोनेट की हमारे पास एग्जांपल है। सोडियम कार्बोनेट को जब हम किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन जो है या इंथॉल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू हमारे पास एक्सोथर्मिक आएगी, दैट इज -25.0। यूनिट क्या लिखेंगे हम इसके साथ, किलो जाउल पर मोल। ठीक है, ये आगे माइनस इज इंडिकेटिंग द रिएक्शन वुड बी एक्सोथर्मिक। आप टेस्ट ट्यूब या बीकर की सरफेस को जब टच करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हॉट फील होगा, गर्म आपको महसूस होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि डेल्टा एच या फिर इंथॉल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशंस, उसमें रिएक्शंस एक्सोथर्मिक भी हो सकते हैं, एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। आप वैल्यूज के जो साइंस हैं उससे इंडिकेट कर सकते हैं कि रिएक्शन यहाँ पर एंडोथर्मिक हो रहा है या एक्सोथर्मिक हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथॉल्पी रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपने इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे इनकी डेफिनेशंस के साथ यूनिट्स मेंशन करने और एग्जांपल्स, ठीक है, विद वैल्यूज जो इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज होंगी इंथॉल्पी चेंज की वो मेंशन करनी है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।